सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। आप हमें YouTube पर बराह रास्त में देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आम खबर आपको दें, कश्मीर की जदोजहद ने कामयाबी से हमकिनार होना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को दो टोक पैगाम दे दिया। आर्मी चीफ ने ईद कंट्रोल लाइन पर जवानों के साथ मनाई और इस मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील करने की कोशिश का जवाब दिया जाएगा। भारत मकबूजा कश्मीर के इंसानी अलमियत से दुनिया को तवज्जो हटाना चाहता है, जिसके लिए एलओसी पर बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ साजिशों में भी मसरूफ है। आर्मी चीफ ने कहा 27 फरवरी को पाक फौज ने तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया था। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान और जमहूरियत को लाजिम व मलजूम करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। हमें इदारों को मजबूत करना होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, दीन इस्लाम प्यार, मोहब्बत और दावत से फैला। दीन इस्लाम तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त का दर्स देता है, लेकिन इस्लाम में हुकूकुल इबाद ना निभाने पर मुआफ़ी नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज मुनज़्ज़म इदारा है, इसमें एहतसाब का मौसर निज़ाम मौजूद है। एक ऑफिसर की अहलिया की वीडियो सामने आई, जिस पर ऑफिसर और उसकी अहलिया के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोरोना से मरने वालों के लिए दुआ गो हूं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि खास तौर पर कश्मीरियों के लिए दुआ गो हूं। कश्मीरियों के घर जलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के तमाम अज़ाइम सेक्रेटरी UN के सामने रखे हैं। दुआ है अल्लाह ताला शोहदा के अहले खाना को सब्र अता फरमाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक उनका कहना था कि ख़ास तौर पर कश्मीरियों के लिए दुआ गो हूँ। कश्मीरियों के घर जलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के तमाम अज़ाइम सेक्रेटरी UN के सामने रखे हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला शोहदा के अहले खाना को सब्र अता फरमाए। भारतीय जारियत का सिलसिला है कि थम नहीं रहा। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को ईद पर भी भारत के सख्त फौजी मुहासरे का सामना है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक काबिल अफराद ने कश्मीरियों को नमाज ईद की अदायगी और भारत मुखालिफ मुजाहिरे करने से रोकने के लिए वादी में सख्त कर्फ्यू बरकरार रखा हुआ है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी में बड़ी हद तक इजाफा हुआ और ईद पर भी कश्मीरियों पर मजालिम में कोई कमी नहीं हुई है। भारतीय फौजियों ने तलाशी और मुहासिरे की 472 कार्रवाइयों के दौरान 25 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया। पुरअमन मुजाहिरों के दौरान वहशियाना तशद्दुद से 249 अफराद जख्मी हुए, जबकि रमज़ानुल मुबारक के दौरान घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। तो अफसोसनाक सूरत हाल है जो कश्मीर में अभी भी बरकरार है। आपको बताते चलें कि अफसोसनाक सूरत हाल बरकरार। लद्दाख में चीन ने भारत को एक जानिब नाको चने चबवा दिए, जबकि चीन के फौजी दस्ते दरियाए पेंगोंग सू के पार आ गए हैं। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट ने भारतीय पसपाई की कहानी भी बयान कर दी है। तो इस वक्त लद्दाख में चीन ने भारत को नाको चने चबवा दिए हैं और इस वक्त चीन मुज़ाकरात करने पर आ चुका है। चीन के फौजी दस्ते दरियाए पेंगोंग सू के पार आ गए। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट ने भारतीय पसपाई की कहानी भी बयान कर दी है। तो इस वक्त ये मामलात लद्दाख में चीन ने भारत को नाको चने चबवा दिए। चीन के फौजी दस्ते दरियाए पेंगोंग सू के पार आ गए। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट ने भारतीय पसपाई की कहानी भी बयान कर दी, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि दोनों तरफ के जो फौजी हैं वो बिना असलहे के वहां पर पहुंचे और हाथों से लड़ाई हुई, जिसके बाद भारत को पसपाई का सामना करना पड़ा और इसके साथ साथ वहां चीन ने कब्जा कर लिया है। अब भारत की जो पॉलिटिशियंस है या भारत की मौजूदा हुकूमत है, उनका यह कहना है कि हम इस पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं ताकि चीन को वापस लौटाया जाए। लद्दाख में चीन ने भारत को नाको चने चबवा दिए। चीन के फौजी दस्ते दरियाए पेंगोंग सू के आर पार आ गए। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मौजूदा सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप? लद्दाख में चीन ने भारत को नाको चने चबवा दिए। देखिए, ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये भारत के लिए इंतहाई संजीदगी से भारत को भी लेना चाहिए और हमें भी समझना चाहिए हो क्या रहा है।
पिछले चंद दिनों में बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो नेपाल ने भारत को उस रास्ते से रोक दिया जो भारत खुद तामीर किया था कि जहाँ पे इनके हिंदू बादशाह शाह रहते हैं, जो इनके राम मंदिर वगैरह है। दूसरा जो चिकन नेक है सिक्किम की तरफ से बांग्लादेश की तरफ, वहां पे चीन ने पेशकदमी की। फिर जब भारत ने हजरतराई की हमारे भाषा डैम के बारे में, तो चीन ने बड़ा वाज़ेह उनको बयान भी दिया। फिर अगले दिन पाकिस्तान के साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट भी साइन कर लिया। अब ये जो लद्दाख की तरफ मूवमेंट हुई है, ये 19 से 20 किलोमीटर तक अंदर आ गया है चीन, और भारत फौजी इतना इसका सिर्फ ये कि जवाब नहीं दे सके, बल्कि कुछ उन्होंने गिरफ्तार भी हो गए हैं और बाकी पीछे हटाए हैं। और अब भारत को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। वो तीन तरफ से तो घेरे में आया हुआ है। कश्मीरियों ने पहले भारत को कैदी बना के रखा हुआ है, तो भारत इस वक्त इंतहाई मुसीबत में गिरफ्तार है। और अब उनके खुद जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं भारत को मशवरा दे रहे हैं कि वो चीन के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे जाके लॉबिंग करे, वरना चीन का मुकाबला नहीं हो सकता। आपको ये भी बताता चलूं कि आज से तकरीबन 4 दिन पहले पेंटागन की रिपोर्ट पेश हुई है, जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई, जिसमें पेंटागन ने कहा है कि हम चीन को शिकस्त नहीं दे सकते, सही, हम जो भी चाहें। इसलिए जो हमने ये इंडियन पैसिफिक एक ड्रामा शुरू किया हुआ था, उससे भी पीछे हटना चाहिए। तो भारत को हर तरफ से मार पड़ रही है, अमेरिका की तरफ से उसको इस स्टेज पर चीन के खिलाफ इमदाद मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अब भारत को सब कुछ वो भुगतना पड़ रहा है, जिसका ख्याल ये था कि उस इस खित्ते का चौधरी तो बन चुका है, अब उसको इंटरनेशनल पावर बनने की जो ख्वाब देख रहा था, वो अब चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, हमारे साथ रहिएगा। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सलीम बुखारी साहब, आर्मी चीफ ने एलओसी के दौरे के मौके पर भी ये कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ साजिश कर रहा है। सर, किस तरफ इशारा है उनका? देखिए, पहली बात तो यह है कि थोड़ा सा आप हिस्ट्री पर नजर दौड़ाएं। एक तो जनरल साहब ने बहुत कुछ जो है सम अप कर दिया है। गुलाम मुस्तफा साहब का मैं वैसे भी उनकी वॉर स्ट्रेटजी का और उनके वॉर नॉलेज का, एक्सपीरियंस का बहुत कायल हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें जरा तारीखी एतबार से इजाफा करना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो 1962-63 में जो कुछ हुआ था चाइना के बॉर्डर पर इंडिया के साथ, और जिस तरीके से एक वॉक ओवर के तौर पे 34 किलोमीटर आ गई थी फौजें इंडिया के टेरिटरी में और कब्जा कर दिया था, फिर जिस जिल्लत के साथ वो भारत की उस वक्त की हुकूमत और भारत की उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी, उनको घुटने टेकने पड़े थे चीन के साथ, ये हमारी याददाश्त में अभी तक ताज़ा है। और अभी दूसरी दफा ये जो कुछ हो रहा है, उसकी हजीमत जो है वो तो पूरी दुनिया में चूंकि इमेजेस जा रहे हैं, इसलिए ये कोई कहानी या कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत है कि वहां पर फिर उनको उसी तरीके की शर्मिंदगी और हजीमत उठानी पड़ी है। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को अच्छा खासा तजर्बा है कि चीन की फौज कितनी क्वालिफाइड, कितनी ट्रेंड, कितनी वार हार्डन है, इसलिए वहां पर किसी किस्म के मुकाबले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाइना के लिए वो पूरे का पूरा इलाका हमेशा एक वॉक ओवर स्टेज की तरह से रहा है। दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान को इससे यानी तशवीश लाहक होती है जब भी उस बॉर्डर के ऊपर जो किसी न किसी तरीके से बिलाकर आके पाकिस्तान से मिलता है। अगर आपको याद हो, जो पाकिस्तान और चाइना का एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत तो हम बिल्कुल उससे लाताल्लुक नहीं रह सकते हैं। तो इसके ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आर्मी चीफ साहब, जैसा आपने खुद कहा कि उन्होंने इशारा किया था इस सिलसिले में, उनकी तशवीश बिल्कुल ठीक है। लेकिन चाइना के साथ हिंदुस्तान की ये सिक्योरिटी कह लें, इसे लो इंटेंसिटी वॉर कह लें आप, इसके लिए हिंदुस्तान की क़यादत को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी अपनी आवाम से भी, और उनकी फौज का मोरल बहुत डाउन जाएगा, इसके बारे में कोई दो बातें नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल पर वो जैसा आपने पहले कहा कि बहुत सारी लॉबिंग करनी पड़ेगी हिंदुस्तान को। लॉबिंग का भी अब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को वो चस्का जो पहले का पड़ा हुआ है, जब उसने अपने सारे अंडे अमेरिका की बास्केट में डाल दिए थे, अब वो सूरत हाल नहीं है। मेरे ख्याल से इस हुकूमत को ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी सफारतकारी है, उसमें हमें बहुत सारी एडवांटेजेस अब हासिल है। तो मेरे ख्याल से ये विन विन सिचुएशन है चाइना के लिए भी, और चाइना की निस्बत से हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन है। अब देखते हैं कि आने वाले अगले चंद घंटों या चंद दिनों के अंदर वहां पर क्या डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल दुरुस्त। गुलाम मुस्तफा साहब, अब भारत एलओसी पर बार बार जो इश्तियाल अंगेजियां कर रहा है, कहीं ये चीनी फौज के हाथों उन्हें जो हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, उसका रद्द-ए-अमल तो नहीं है? देखिए, उनका भारत को एक तो ये है कि वो दुनिया की जो नजरें हैं वो कश्मीर के अंदर जो मजालिम है उनकी तरफ से हटा रहा है।
और उसकी कोशिश ये है कि किसी पाकिस्तान को प्रोवोक करे और दुनिया को ये बताए कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह से यहाँ पे जा रहे है। हालांकि पाकिस्तान ने ना कभी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है, ना कभी पाकिस्तान ने ऐसी बात की है। दूसरा मसला ये है कि वो जब गुज़श्ता तकरीबन 10 महीनों से जो हमारे कश्मीरी भाइयों को लॉकडाउन करके बैठा हुआ है, उसका ख्याल ये था कि कश्मीरी हिम्मत हार जाएंगे, बल्कि उससे उलट हुआ है। कश्मीरियों के ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो उल्टा भारत को गले पड़ गए हैं। अब भारत के लिए किसी तरफ से ना जाए मानदंड ना पाए रखने वाला मसला है, और वो अपनी खुदकी मिटाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि जो पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी रोकने के लिए हम फायरिंग कर रहे हैं, ये ड्रामा वो कर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि वो एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा फिर दोहरा सकता है, दुनिया की जो सारी तवज्जो है हटाने के लिए, पाकिस्तान को दोबारा उसी ट्रैप में फंसाने के लिए। लेकिन अब उम्मीद ये है कि दुनिया को भी बात समझ आ चुकी हुई है, और दुनिया खुद चूंकि अपने एक अजीब किस्म की इब्तिला में गिरफ्तार है, इसलिए भारत ने बड़े गलत वक्त पर गलत काम किया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। और ये कश्मीरियों ने, मैं ये समझता हूँ, बार बार ये कहता हूँ, कश्मीरियों को अब ये कश्मीरियों पर है कि वो कब भारत को आज़ादी देते हैं या नहीं देते। अगर कश्मीरियों ने भारत को ना आज़ाद करने का फैसला किया तो भारत के टुकड़े होने में मुझे कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक। सलीम बुखारी साहब, आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के हवाले से भारत को दो टोक पैगाम दिया है कि हम भरपूर ताकत का मुजाहिरा करेंगे। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान ने करने की कोशिश की जब उन्होंने पेनिट्रेट किया था एयरफोर्स के जरिए से, और आपको पता क्या हाल हुआ था और किस तरीके से 2 तैयारे भी गवाए, और खुद जो अभिनंदन साहब थे जिस तरीके से उनको हजीमत उठा के यहाँ से जान बचा के जिस तरीके से उनको बॉर्डर के जरिए बाहर भेजा गया था, तो हिंदुस्तान की क़यादत को और मोदी साहब को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि मिलिटरीली, और मेरे ख्याल से जनरल साहब तशरीफ रखते हैं, वो बताएंगे आपको कि जो अस्करी क़यादत है हिंदुस्तान की और जो उनके नेशनल एडवाइजर है सक्सेसिव, वो अपनी क़यादत को ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग न सिर्फ ये कि जीती नहीं जा सकती, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंसिव इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत हाथों में, और इतनी यानी वॉर ट्रेन्ड, वॉर हार्डन्ड आर्मी के हाथों में है कि वहां पर किसी किस्म की भी जो एडवेंचरिज्म है वो गले पड़ जाएगा। और आप ये देखिए बॉर्डर्स पर भी जो ये झड़पें हो रही हैं, इसके अंदर भी हिंदुस्तान के अखबारात उठा के देखिए, हिंदुस्तान के चैनल पर देखिए कि वो क्या कहते हैं कि उस एडवेंचर का कितनी भारी कीमत उठानी पड़ती है। हर एक जगह पर जहां उसने वायलेशन की है लाइन ऑफ कंट्रोल की, वहां उनको बहुत बुरा नुकसान उठाना पड़ता है। तो मिलिटरीली तो हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमारा दिफा जो है वो बहुत मजबूत हाथों में है। दूसरी बात ये कि इशारा बिल्कुल ठीक कहा जनरल साहब ने कि भारत की कोशिश ये है कि इस तरह के छोटे मोटे पंगे करके जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर का नक्शा है, जो मंजरनामा है, जो इमेजेस पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों ने अपनी परेशानी और अपने कंसर्न का इजहार किया है, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो कह चुके हैं, और बेपनाह जो यूरोप के और अमेरिका के और लैटिन अमेरिका के मुल्कों के जो लीडर्स हैं वो अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। अमेरिका की जो कांग्रेस है, अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन सब में, और सबसे ज्यादा जो है वो यूरोपीय यूनियन ने जिस किस्म के कंसर्न का इजहार किया है, तो हम सफारतकारी के एतबार से भी और डिफेंसेस के एतबार से भी बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो किसी किस्म की परेशानी हमें लाहक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। गुलाम मुस्तफा साहब, भारत अभी तक अपनी ढिठाई पर कायम है, बावजूद इसके शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर से दोस्ती का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मिल बैठकर बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये ढिठाई बरकरार रही तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, सारी दुनिया के सामने है। फिर बावजूद इसके भारत अपनी ढिठाई पर बरकरार क्यों है? देखिए, ये सवाल आपको बुखारी साहब से करना चाहिए था, वो मेरे उस्ताद हैं इस मसले पर। लेकिन बात यह है कि शाह साहब आपकी नजर नवाजी है। देखिए, भारत ने अपने आप को एक कोने में फंसा लिया है अभी। अब वहां से उसके निकलने का रास्ता कोई है नहीं है भारत के लिए। देखिए, हम जो बार बार ये बात जो मैं दोहरा रहा हूँ, ये समझने की है कि भारत अपने आप को उन 80 लाख कश्मीरियों का कैदी बना चुका हुआ है। भारत ने जब इससे नहीं हटा, उन्होंने जो भारत के अंदर बसने वाले 20 करोड़ मुसलमान हैं उनसे पंगा ले लिया है। जितनी भी वहां पे अकलियतें हैं वो
भारत के जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। अब भारत के पास रास्ता कोई नहीं है उनके पास। जब तक वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, वहाँ की अक़लियतों को उनके हकूक नहीं देंगे, कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत नहीं देंगे, भारत के लिए बचना मुश्किल होता है। देखिए, गलतियां यूं ही करती हैं कौमें, जब दुनिया को नजर आ रहा होता है कि उनको ये नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ वो कर रही होती हैं। अब मोदी साहब ने जो आए थे ब्राह्मण ज़ायनिज़्म के घोड़े पर सवार होकर के वो दुनिया को फतह करने आए हैं, अब उस घोड़े से उनके लिए उतरना, शेर पर चढ़ तो बैठे हैं, उतरना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब ना तो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म पीछे हटने को तैयार है, क्योंकि उनका गठजोड़ है सहयोनिज़्म के साथ, क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म के साथ। अब ना तो उसे पीछे हटने को तैयार है, हट सकते हैं, ना वो आगे जा सकते हैं। अब उनके लिए रास्ता सिर्फ एक ही रह गया है कि वो कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत दे दें, मुसलमानों को और जो अक़लियतें भारत में बस रही हैं उनको हकूक दें उनके। वरना जो भारत के अंदर जो निचली जात के हिंदू हैं वो सब भी मिलकर, मेरा अपना ख्याल ये है कि वो खुद इन ब्राह्मणों को उनके ठिकाने पर पहुंचा देंगे। और मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ, मैं गुज़श्ता कई सालों से ये बात करता चला आ रहा हूँ कि मोदी साहब के आने से भारत के टुकड़े टुकड़े होने का जो एक खदशा है वो दिन दिन बढ़ रहा है। ये भारत के अंदर से लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सलीम बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे सिर्फ जन साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है जी। ये 80 लाख कश्मीरियों को जो वो लॉकडाउन करके और खुश थे मोदी साहब कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। अब उनकी हालत ये है कि उनके पांव भी कांप रहे हैं, उनके हाथ भी कांप रहे हैं, क्योंकि ये 80 लाख कश्मीरी एक बड़े एटम बम की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और पूरी दुनिया को इस बात का इदराक है, और खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी पूरी दुनिया के जो मेजर कैपिटल हैं उनको ये बात बावर कराई है कि जब भी ये लॉकडाउन उठेगा वहां से क्या निकलेगा, हिंदुस्तान को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, किस तरह से वहां वार ऑफ फ्रीडम जो है वो एक भरपूर अंदाज से फाइट बैक करेगी, उसका अंदाजा अब भारतीय क़यादत को है कि गले पड़ा हुआ सांप जो है ना उनकी गर्दन छोड़ रहा है। और मेरे ख्याल से इसमें अब ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि जो मौजूदा कश्मीर के मुसलमान हैं और जो अक़लियत के तौर पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक बड़ी कुव्वत है, 22 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब कहा जाता है, उससे मेरे ख्याल से अब हिंदुता के जो प्रचारक हैं उनको बहुत परेशानी लाहक है। और आप देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी कि ये कश्मीरी जो हैं बिलाखिर अपनी जो जद्दोजहद है जिसके ऊपर कई दहाइयों से वो कुर्बानियां देते आ रहे हैं, उसका नतीजा, उसका अंजाम जो है वो उनके हक में फैसला होने वाला है। बिल्कुल। गुलाम मुस्तफा साहब, पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती हमेशा से रही है भी और रहेगी भी। यही बात है जो भारत को खटकती है। अभी चीन के साथ जो डायरेक्ट मुकाबलाबाजी है, डायरेक्ट वार किया गया है, डायरेक्ट मुखालिफत चल रही है, इस पर पाकिस्तान और चीन किस मैदान में खड़े हैं और दोनों की जो पावर है अगेंस्ट भारत, क्या वो और ज्यादा मजबूत नहीं हो गई? देखिए, भारत को ये कभी भी फहमी नहीं होनी चाहिए थी कि वो चीन और पाकिस्तान का बेयक वक्त मुकाबला कर सकता है। जिस तरह अभी बुखारी साहब ने पहले भी कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अफवाज, अभी आपने देखा हमारे चीफ आर्मी साहब पूरी रात जाके लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहे हैं, अपने ट्रूप्स के साथ रहे हैं वहां पे जाकर। ये इस बात का इज़हार है कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारी फौज की, हमारे जो जवान है, हमारी जो पूरी कौम है, बैसियत कौम इस वक्त और कभी भी ये तारीख में आप उठा कर देख लीजिए, जब भी मौका आया है, बैसियत कौम हमें भारत ने कभी हमें नीचा नहीं दिखा सकी। मसला उसी का तो उठाया है जब हम बैसियत कौम, हमारी यकजहती को नुकसान पहुंचा है। तो अब कौम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद है और फौज भी आपकी ट्रेंड है। और अगर वो भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता तो चीन के साथ तो बड़ी दूर की बात है। ये भारत ने गलती हमेशा से ये की है कि उसने जो अपनी 90% फोर्सेज जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ तैयार भी की हैं, इक्विप भी की है और डिप्लॉय भी की हैं। हालांकि चीन की फोर्सेज से बहुत ज्यादा है। अब जब इतनी सारी फोर्सेज मिलकर पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो जो भारत से कई गुना ज्यादा बड़ी ताकत है चीन, उसके साथ वो क्या मुकाबला करेंगी? तो अगर ये खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आया और भारत ने कैसे पंगा लिया किसी उस किस्म का कोई भी, तो फिर भारत का सफाई हस्ती से मिट जाना तो देर की बात नहीं है। फिर ये आप मत भूलिएगा कि चीन को भारत के ऊपर बहुत किस्म की बर्तरी हासिल है और पाकिस्तान को भी अल्हम्दुलिल्लाह भारत के ऊपर बहुत ज्यादा किस्म की बर्तरी हासिल है। और इसलिए
इस वक्त जो हर तरह के हालात हैं वो पाकिस्तान के हक में भी हैं, और जरूरत इस बात की है कि हम बहसीयत कौम इस बात को समझें और मुत्तहिद होकर जो हमारे कौमी मफादात हैं उनकी निगहदाश्त के लिए आगे बढ़ें और मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ें। दुरुस्त फरमाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ थे। सलीम बुखारी साहब सीनियर तजियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। PIA तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 32 मुसाफिर की मैयतें शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। 4 मैयतें आज PIA के जरिए लाहौर और इस्लामाबाद रवाना की जाएंगी। इसी हवाले से समर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। PIA एयर मार्शल अरशद मलिक और PIA की तमाम इंतजामिया ने ईद का दिन PIA के कराची में वाक़या एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में गुजारा और लवाहिकीन से ताज़ियत भी की, जबकि शिनाख्त हो जाने वाली मैयतों को उनके आबाई इलाकों तक पहुँचाने के इंतजामात की ज़ाती तौर पर निगरानी की। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर PIA इंतजामिया की जानिब से कुरान खानी का खुसूसी इंतजाम भी किया गया। दूसरी जानिब PIA का कहना है कि अब तक 32 मुसाफिरों की मैयतें शिनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। मैयतों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट का अमल शुरू कर दिया गया है। DNA शिनाख्त के लिए लवाहिकीन के टेस्ट, दांतों से शिनाख्त और मेडिकल रिकॉर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि इस मरहले में 1 हफ्ते से 10 दिन का वक्त दरकार होता है। जाबाक होने वाले मुसाफिरों के लवाहिकीन को इस सिलसिले में मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। PIA DNA टेस्ट के लिए तमाम इदारों से मुकम्मल ताउन कर रही है। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। कराची तैयारा हादसे के खुशकिस्मत मुसाफिर और CEO पंजाब बैंक जफर मसूद ने हादसे में शहीद अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। अपने एक पैगाम में जफर मसूद ने कहा वो शहीद मुसाफिरों और अमले के बुलंद दर्जात के लिए दुआगो हैं। जफर मसूद कहते हैं यकीन है हादसे में अहले खाना, दोस्त और कुलीग्स की दुआओं की बदौलत महफूज रहा। अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है, चाहता हूँ मुल्क की खिदमत में लगा दूँ। हादसे में मुझे कुछ जख्म आए, अब हालत बहुत बेहतर है। जफर मसूद ने कहा फ़ख्र है वो इस इदारे के सरबराह हैं जहां हर कोई एक दूसरे की फ़िक्र करता है। जल्द कोलीग्स के दरमियान होंगे और मिलकर पंजाब बैंक की तरक्की के लिए काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तैयारा हादसे में शहीद होने वालों की ताज़ियत के लिए उनके अहले खाना से मुलाकातें शुरू कर दी। गवर्नर सिंध का कहना है कि तहकीकाती कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भेजेगी। तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज की रिपोर्ट में। ईद के पहले रोज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल तैयारा हादसे के शोधा के घर ताज़ियत के लिए पहुंचे। डिफेंस में शब्बीर अहमद के अहले खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जिन मैयतों की शनाख्त नहीं हुई इसके लिए लाहौर से आई हुई DNA की टीम जामा कराची में काम कर रही है। तमाम बॉडीज के सैंपल्स या बॉडीज कलेक्ट कर ली गई हैं 100%, और DNA की टीम जो है वो स्पेशलिस्ट टीम वो पहुँच गई है लाहौर से कराची, और इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में वो टीम अपने कार्रवाई में मसरूफ है। उनका मजीद कहना था कि जिन मकानात को नुकसान पहुंचा है इसके अहले खाना को होटल में सहूलियात दे रहे हैं। एयरपोर्ट के अतराफ 4-4 मंजिला इमारतें बन रही हैं जिन्हें फौरी तौर पर रोकना होगा। SBCA से भी पूछा जाएगा। एयरपोर्ट के अतराफ जितनी इमारतें इस वक्त बन रही हैं उन्हें फौरी तौर से रुक जाना चाहिए। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उससे मेरी दरख्वास्त है कि एक सुओ मोटो एक्शन के तहत भी वो इस मामले को देखें, क्योंकि इंसानी ज़िंदगियों का मामला है। न सिर्फ जो लोग जहाज़ में होते हैं उनका, बल्कि जो लोग ग्राउंड पे होते हैं, जो 4थे फ्लोर पे 3रे फ्लोर पे रह रहे हैं, उनकी भी ज़िंदगियों का मामला उतना ही गंभीर है जितना लोग जहाज़ में मौजूद होते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में जो जिम्मेदार हुए इसे कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। इमरान इस्माइल रिजवान अहमद शहीद के भी घर गए और दुआए मगफरत की। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके खारादर बिल्किस प्लाजा में सिलेंडर धमाके के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 जख्मी सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 4 अफराद 80 से 90% झुलस गए हैं। आपको बताएं कराची का इलाका खारादर बिल्किस प्लाजा, जहां सिलेंडर धमाके के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान से। कामरान बताएगा हादसे से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, कराची के इलाके खारादर बिल्किस प्लाजा में 15 मई को सिलेंडर धमाका हुआ था, जिसके बाद 6 अफराद को सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया था। सिविल अस्पताल के बंद वार्ड अमले का कहना है कि इनमें से 4 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं, जबकि जाँ बहक होने वालों में माँ बेटी भी शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया का मजीद कहना है कि चारों जो अफराद थे वो 80 से 90% झुलस चुके थे। अस्पताल ज़राए का कहना है कि जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 55 साला सीमा, 22 साला महक, 23 साला मोना और 4 साला मानूर के नाम से कर ली गई है।
जबकि जख्मी बाबर और फातिमा ताहाल जेर इलाज हैं। जख्मी होने वाले बाबर में कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है, जिसके बाद उसका इलाज आइसोलेशन वार्ड में जारी है। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया तफसीलात। भर में कोरोना वायरस की वबा का शिकार अफराद की तादाद 57,601 तक जा पहुंची, जबकि 1,133 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 2,164 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। अब तक सिंध में 21,645, पंजाब में 19,557, खैबर पख्तूनख्वा में 7,685, बलोचिस्तान में 3,306, इस्लामाबाद में 1,592, आज़ाद कश्मीर में 157 और गिलगित बल्तिस्तान में 619 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में कोरोना के मजीद 846 केसेस सामने आ गए हैं। 13 अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बेएहतियाती के वजह मरीजों की शरह बढ़कर 24% हो गई। सूबे में बच्चों में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा है। कोरोना के वार मजीद तेज हो गए। 24 घंटे में 3,547 टेस्ट किए गए, जिनमें से 846 नए मरीज सामने आए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 13 मरीज इंतकाल कर गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि सूबे में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 22,491 और हलाकतें 367 हो गई हैं, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,359 है। मुराद अली शाह का कहना था कि बेएहतियाती की वजह से मरीजों की शरह बढ़कर 24% हो गई। ईद पर रिपोर्ट जारी नहीं करना चाहता था, लेकिन आवाम को सूरत हाल से आगाह करना जरूरी था। दूसरी जानिब सिंध में बच्चों में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने वीडियो बयान में अदाद शुमार जारी करते हुए बताया, 2 मई तक सिंध में कोरोना से मुतासरा मासूम बच्चों की तादाद 253 थी, जिसमें सिर्फ 20 रोज में 3 गुना इजाफा हो गया और 10 बरस तक के कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 788 हो गई। कि सूबा सिंध में 10 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला है वो 253 है, 253। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो ये फिगर 788 788 हो चुका है, यानी कि 3 गुना 20 रोज के अंदर बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हम समाजी फासले को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वजीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो को तैयारा हादसा और कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कोरोना के तेजी से फैलाव पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि आवाम ने एहतियात ना की तो वायरस मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ईद पर पेशन गोइयों की पटारी खोल दी। शेख रशीद कहते हैं कि ईद के बाद नए काफी केसेस खुलेंगे। 31 जुलाई से पहले बहुत सी गिरफ्तारियां होंगी। चीनी के बाद आटे वालों के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। शेख रशीद का शहबाज शरीफ को नैब में पेश होने का मशवरा, कहा अब लॉकडाउन दोबारा नहीं होगा। वो रावलपिंडी में मीडिया से बात कर रहे थे। 31 तारीख तक इसी तरह चलेगी कि अगर जरूरत पेश आई तो 1-2 ट्रेनें बढ़ा देंगे। 31 तारीख के बाद सोचेंगे कि हमने ट्रेनों को लॉकडाउन दोबारा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, और ये कारोबारी इदारे खुले रहेंगे। चीनी पे फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और अब आटे पे आने वाली है। मैं जो खबर दे रहा हूँ ईद के दिन, जो थोड़ी नरम सी खबर है कि चीन की रिपोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर ने हदायत कर दी है कि आटे की रिपोर्ट भी फिल फॉर सबमिट की। मेरा दोस्त खतरे में है। 31 जुलाई से पहले बहुत सारी गिरफ्तारी। साबिक वजीर खजाना इसाक डार का कहना है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट में असल जिम्मेदारों को छुपाया गया। चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत ईसीसी और काबीना ने दी, जिस पर वजीर आजम इमरान खान भी जिम्मेदार है। उन्होंने मुतालबा किया कि चीनी चोरी के तमाम जिम्मेदारों को बेनकाब करके सजा दी जाए। चीनी की किल्लत क्यों हुई? वो इसलिए हुई कि उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई, और उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत किसने दी? वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है ईसीसी, उसने इजाजत दी, और जो कि पाबंद है, जिसके फैसले उस वक्त अब लागू होते हैं 2016 के बाद, जब उसको काबीना मंजूरी देती है। तो ईसीसी और काबीना इमरान खान न्याजी की सदारत में ये 2 फोरम हैं जो इस असल बुराई के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी। ये रिपोर्ट नाकाफी है। असल जो इसमें निशानदेही होनी चाहिए थी वो नहीं की गई।
पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने भी सादगी से ईद मनाई। अदनान सिद्दीकी, आयजा खान और दीगर ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी, जबकि कौम को कोरोना से बचाव के लिए समाजी फासले बरकरार रखने की अपील की है। मुल्क भर में ईद कोरोना और तैयारा हादसे के बायस सादगी से मनाई जा रही है। शोबे सितारों ने भी सादगी से ईद मनाते हुए मद्दाहों को तैयारा हादसे के मुतासरीन के लिए दुआ और कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने ईद के मौके पर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने मद्दाहों को सादगी से ईद मनाने के साथ तैयारा हादसे के शोहदा के लिए दुआ की अपील की। उन्होंने कहा, ये वैसी ईद नहीं जैसी हुआ करती है। तो बड़े टूटे हुए दिल के साथ मैं आप सबको ईद मुबारक कहना चाह रहा हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवाए रहमत में आला मकाम अता फरमाए। हुमायूं सईद ने ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए सबके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अपने पैगाम में हुमायूं सईद ने कहा, जिस तरह पूरा रमजान इबादत की और गुनाहों की मुआफ़ी मांगी, इसी तरह ईद के दिन और आइंदा के लिए भी इस अमल को मामूल बना लें। अदाकारा आयजा खान ने ईद पर गहरे रंज का इजहार करते हुए लिखा कि जहाँ कौम ईद मना रही है, वहीं हमने खुशी के मौके पर बेटों, बेटियों, माओ और वालिदैन को भी खोया है। अदाकारा मीरा ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। मीरा ने कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने और तैयारा हादसे के मुतासरीन के लिए दुआ की तलकीन की। गुलकार आसिम अजहर ने हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में परिस्तारों को ईद मुबारक कहा। कौमी क्रिकेटर्स आबिद अली, शादाब खान, अमाद वसीम, फ़खर जमान, हारिस सुहेल और मोहम्मद हसनैन ने लोगों से ईद सादगी से मनाने की अपील कर दी। स्टार क्रिकेटर्स कहते हैं, ये ईद बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस ईद पर अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। इस ईद पर गरीब लोगों को भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें। कोरोना वायरस की वजह से ईद की खुशियां घर पर ही गुजारें, बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। मेरी तरफ से पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जो ये मुश्किल सूरत हाल है, कोशिश करें इसमें बाहर ना जाएं, घर पे रहें, खाना बनाएं, इंजॉय करें, लेकिन अपनी फैमिली के साथ घर पे, और ज़रूरत के वक्त ही, ज़रूरत के लिए ही बाहर जाएं। पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को छोटी ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और घर से ज़्यादा बाहर भी न निकलें और हिफाजती तदाबीर भी अपनाएं। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब लोगों की इबादत और दुआएं, जितनी भी आप सब लोगों ने रमज़ान में इबादत और दुआएं की हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल करे। अब सब लोगों को पता है कि ये ईद जितनी भी हमने पूरी ज़िंदगी में ईदें मनाई उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये ईद, इस ईद पर आप घर रहें। जैसा आप सब लोग जानते हैं, इस बार ईद में थोड़ा फ़र्क होगा। पिछले साल की तरह नहीं, जैसे हम अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ईद मनाने जाते थे, तो जैसी सूरत हाल चल रही है तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा और हम कोशिश करें कि हम अपने घरों में ईद बनाएं। मैं हूँ हारिस सुहेल और मेरी तरफ से पूरे मुल्क को ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें और इस मुश्किल वक्त में कोशिश करें अपने घरों में रहें। पाकिस्तानी नयाद जुनूबी अफ्रीकन लेग स्पिनर इमरान ताहिर की शहरियों से ईद सादगी से मनाने की अपील। कहते हैं कि सोचा न था कि कभी ऐसी ईद भी आएगी। तो यही मैसेज दूंगा कि एहतियात करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, ये हम सब के लिए अच्छा है। और जाएं ज़रूर बाहर, जब अगर गवर्नमेंट ने आपको इजाज़त दी है तो, लेकिन जो उन्होंने साथ में कहा है कि इस हद में रह के आप इंजॉय कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम खुश नसीब हैं कि हम लॉकडाउन से बाहर आए हैं और हम इस चीज़ को इंजॉय करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उसके साथ साथ हमें सब चीज़ों को रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से लेकर चलना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे और इस बीमारी से हमें निजात दिलाए, ताकि थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल और इंशाल्लाह हम उसी तरह जिए जिस तरह हम पहले जीते हैं, और ईद को आप इंजॉय करें। और मेरी बेस्ट विश है सब पाकिस्तानियों के लिए। अफगान तालिबान ने ईद के दिनों में सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। अफगान सदर अशरफ गनी और अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद फैसले का खैर मकदम करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक तालिबान की जानिब से सीज़ फायर के ऐलान पर अमल दरामद आज ईद के पहले रोज से होगा, जो तालिबान की जानिब से हालिया हफ्तों में हमलों में तेजी के बाद सामने आया है। BBC के मुताबिक अफगान तालिबान ने ईद के 3 रोज के लिए सीज़ फायर का ऐलान किया है, जिससे मुल्क में जारी तशद्दुद की लहर में कुछ कमी की उम्मीद है। दूसरी जानिब अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान के सीज़ फायर के ऐलान का खैर मकदम करते हुए तालिबान कैदियों की रिहाई में तेजी लाने का इशारा दे दिया है, जिससे 1 माह से तातुल का शिकार इंटर अफगान मुज़ाकरात का आगाज होगा। इस बुलेटिन से इतना। एक ब्रेक